Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan, your chemistry teacher from Superior College. और आज हम चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़रा सेल की तरफ आते हैं। इस सेल का बच्चों नाम है, यहाँ पे बताया गया है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। ये एक ऐसा सेल है जो कि आपके पास एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में होता है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी, यानी हम एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पे करवाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिलेगी। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए वो गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल कहलाता है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दे और केमिकल रिएक्शन करवाएं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो आज बच्चों हमने पढ़ना है गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। सबसे पहली बात, ये सेल का नाम गैल्वेनिक या वोल्टाइक पड़ा क्यों? तो एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है गैल्वेनी, एक का नाम है वोल्टा। इसने फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की मदद से इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया और उसमें ये सेल डिजाइन किया जिसका नाम है गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। इसमें बड़ा ही मशहूर किस्म का ये सेल है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर सेल ये इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो कि एक स्पॉन्टेनियस सेल है, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। चलें हम जरा इनकी कंस्ट्रक्शंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। बच्चों यहां पे आपको इस वक्त नजर आ रहा है एक जिंक की प्लेट है, इसको लेके मैंने एक बीकर में डिप किया है। जिंक की प्लेट को मैंने एक बीकर में डिप किया है जिसके अंदर मैंने सोल्यूशन डाला है 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। यानी जिंक की प्लेट को मैंने ऐसे लगाया हुआ है और अंदर सोल्यूशन डाला हुआ है जिसका नाम है 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। इसे बच्चों नाम देना है जिंक हाफ सेल। अभी ये पूरा सेल नहीं है, अभी ये आधा सेल है। तो ये आधा सेल है, हाफ सेल है, यानी जिंक को लेके इसके अपने आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, तो इसे हम नाम देते हैं जिंक हाफ सेल। ये हाफ सेल है, ये इस साइड पे है। अब इसके साथ जरा मजे की बात देखें, ये कॉपर की बच्चों प्लेट है। कॉपर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसको बच्चों कहते हैं कॉपर हाफ सेल। तो स्टूडेंट्स यहां पे दो बातें समझ आई क्या? एक हो गया जिंक हाफ सेल, एक हो गया कॉपर हाफ सेल। हाफ सेल जमा हाफ सेल, कुल मिला के फुल सेल। तो एक हाफ सेल इधर लगा हुआ है, एक हाफ सेल इधर लगा हुआ है। इस तरफ जिंक वाला हाफ सेल है, इस तरफ कॉपर वाला हाफ सेल है। दोनों को हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट से ज्वाइन कर दिया है और यहां पे आप वोल्ट मीटर लगाते हैं जहां से आपने इलेक्ट्रिसिटी हासिल करनी है। अच्छा जी, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी इस दफा मिलेगी। तो इस वजह से इस पोर्शन को हम कहते हैं जिंक हाफ सेल, इस पोर्शन को कह देते हैं कॉपर हाफ सेल। ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये वो वोल्ट मीटर है जहां से आपने बिजली हासिल करनी है। ये एक डिवाइस बड़ी खतरनाक सी लगी हुई है, इसका नाम है साल्ट ब्रिज। इसका फंक्शंस क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ा सा नरेट कर देता हूं। ये आयंस को डिफ्यूज करता है, कैसे करता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल इसके फंक्शंस बड़े इंटरेस्टिंग है, साल्ट ब्रिज के फंक्शन। इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट इस साल्ट ब्रिज के जरिए किया जाता है। अब ये सोचना है कि जिंक और कॉपर में रिएक्टिव कौन है बच्चों, तो उसके लिए इसके आगे करके आपको पढ़नी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो सीरीज हमें यह बताती है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कि अबव जिंक आता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बिलो कॉपर आता है। तो पता चला जो उससे अबव आता है वो रिएक्टिव होता है और जो उससे नीचे आता है वो अनरिएक्टिव होता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला बच्चों एनोड होता है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला कैथोड होता है। तो पता ये चला कि जिंक साहब एनोड बनेंगे और कॉपर साहब कैथोड बनेंगे। ये जनाब आज इलेक्ट्रॉन खाएंगे बैठ के और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जनाब एनोड बन गया जिंक और कॉपर कैथोड का काम बनेगा। यानी हमारे पास जिंक हाफ सेल
ये एनोड की साइड बनेगी और कॉपर हाफ सेल कैथोड की साइड बनेगी। और करंट का बहाव, करंट का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ, यहां से यहां, इधर से ऐसे करके जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन तो एक्सटर्नल सर्किट में से गुजर गए, हमें मिल गए, आयंस कहां से डिफ्यूज करेंगे? आयंस इस ब्रिज से गुजरेंगे। इस ब्रिज का नाम है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में बच्चों क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? बायोलॉजी में एक सॉल्यूशन पढ़ाया जाता है एगर एगर, उसको जेल बनाते हैं, उसको जेलेटिन के साथ कंबाइन करते हैं, उसको सेमी सॉलिड में तब्दील करते हैं, एक ग्लास की यू शेप ट्यूब होती है उसमें भर देते हैं और इसमें बच्चों भरते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो इनके लिए सुम्मुन बुकमुन हो, ना बोले ना चाले, ना इनको तंग करे। इसका काम क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ये क्या काम करता है। बहरहाल करंट का बहाव एनोड से कैथोड की तरफ, जिंक हाफ सेल से कॉपर हाफ सेल की तरफ, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ये आपके पास एक्सटर्नल सर्किट हो गया। साल्ट ब्रिज से आयंस को डिफ्यूज करना है, यहां से आयंस का बैलेंस होता है। वो आयंस का बैलेंस कैसे होता है मैं अभी थोड़ी देर तक डिस्कस करता हूं। अब मैं बताने लगा ये सेल काम कैसे करता है। चलें बच्चों, एट एनोड की बात करते थे, वादा किया था एनोड कौन बनेगा? जिंक। जिंक सॉलिड से किस में जाएगा? जिंक एक्वस में 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जरा देखें, जिंक सॉलिड है तो जिंक एक्वस में तब्दील हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो यहां से बाहर जा रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट में से, और सॉल्यूशन के अंदर क्या जाते जा रहे हैं? जिंक आयंस। यानी इस प्लेट पे क्या होगा? जिंक आयंस अंदर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर के सर्किट में से गुजरते रहेंगे। अच्छा, अब जरा कैथोड पे आए। कैथोड में यहां पे सॉल्यूशन में कॉपर आयंस हैं। कॉपर आयंस ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कॉपर मेटल में रिड्यूस होंगे और आप ये देखेंगे कि कॉपर यहां पे डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो कॉपर एक्वस ने 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और बच्चों कॉपर सॉलिड में तब्दील किया। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन जिंक का कितना आया? प्लस 0.76, और जनाब का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया? 0.34। इसका मतलब है क्लास, एक मजे की बात बताऊं, ये सेल कब तक काम करेगा? जब तक ये जिंक की प्लेट आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कम होती जाएगी, ये कम होती जाएगी, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन में जिंक आयन देती जा रही है, और ये प्लेट वक्त के साथ साथ मोटी होती जाएगी। ये सेल बच्चों तब तक काम करेगा जब ये प्लेट फूल के मोटी हो जाएगी और ये प्लेट आहिस्ता आहिस्ता पतली हो जाएगी। ये सेल तब तक काम करेगी, को सारी जिंदगी नहीं काम करता। ये वन टाइम एप्लीकेशन वाला सेल है, इट्स अ प्राइमरी सेल, एक दफा चलेगा ये प्लेट खत्म होगी, ये प्लेट मोटी हो जाएगी, सेल खत्म हो जाएगा, बस। ये वन टाइम एप्लीकेशन वाला सेल है। इसे कॉमन लाइफ में जिंक अल्कलाइन सेल से ही मुशाबत दी जाती है, एक दफा ये चलेगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, सारे आयंस जिंक के इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन बाहर से फ्लो करेंगे और कॉपर आयंस इस पे डिपॉजिट होंगे, तो जनाब ये प्लेट तो मोटी हो जाएगी और ये प्लेट पतली हो जाएगी। अब हमने जरा इसका लिखना है सेल रिएक्शन। बच्चों बड़ा आसान काम, ये 2 इलेक्ट्रॉन को जरा इन 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल करवाएं, तो मुझे बताएं अब यहां बचा क्या? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस, तो किस में चेंज हुए? कॉपर सॉलिड जमा जिंक एक्वस। ये बच्चों हमारे पास आई नेट इक्वेशन, यानी जिंक सॉलिड किस में जाता जा रहा है? जिंक आयंस में। कॉपर एक्वस किस में जाते जा रहे हैं? कॉपर सॉलिड में। तो अब कोई बच्चा कहे कि सर इसकी वोल्टेज तो बताएं, तो बच्चों एक काम करें, सेल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जमा कर दें, 0.76 में 0.34 जमा करें, जवाब क्या आएगा? आएगा प्लस 1.1 वोल्ट। प्लस का मतलब क्या है? सेल में से वोल्टेज आप हासिल कर रहे हो। सेल स्पॉन्टेनियस है, सेल फिजिबल है, सेल आपको बिजली बना के देगा, यानी केमिकल रिएक्शन होगा, बिजली आपको मिलेगी। जिसमें बिजली आप दें, केमिकल रिएक्शन हो, उसे तो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो आप पीछे पढ़ के आए हैं। ये एक ऐसा सेल है जो कि केमिकल रिएक्शन करेगा, बिजली आपको बना के देगा, तो सेल की वोल्टेज प्लस में आती है।
प्लस का मतलब स्पॉन्टेनियस, प्लस का मतलब फिजिबल, प्लस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपको बना के देगा। ये है इसके सेल रिएक्शन। अच्छा, तो बच्चों अब हमने सेल की रिप्रेजेंटेशन करनी है। हम ये कैसे रिप्रेजेंट करें भी ये रिएक्शन हुआ है कि नहीं? भाई बच्चों बहुत आसान काम। जिंक सॉलिड से किस में गया? जिंक एक्वस में, सबको पता है। कॉपर एक्वस से किस में आया? कॉपर सॉलिड में। तो बच्चों ये लिख दें, कॉपर सॉलिड था, किस में चला गया? कॉपर एक्वस में। और जिंक सॉलिड था, जिंक एक्वस में चला गया। और कॉपर एक्वस था, कॉपर सॉलिड में चला गया। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये दरमियान में दो लाइनें कौन सी लगाई हैं? ये दो लाइनें हैं साल्ट ब्रिज की। अभी आते हैं साल्ट ब्रिज की तरफ। क्या काम है, क्या काम है साल्ट ब्रिज का? ये बच्चों सेल की रिप्रेजेंटेशन है। सॉलिड से एक्वस में जा रहा है यानी ये एनोड बना हुआ है, एक्वस से सॉलिड में जा रहा है यानी ये कैथोड बना हुआ है। सेल की वोल्टेज किस में लिखी है? प्लस में लिखी है। प्लस का मतलब सेल स्पॉन्टेनियस है, सेल एक वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल है, सेल आपको बिजली बनवा के दे रहा है। सेल की वोल्टेज बच्चों कैसे निकालते हैं? बहुत आसान फार्मूला, ई ऑक्सीडेशन जमा ई रिडक्शन, यानी 0.76 में 0.34 जमा कर दें, जवाब आ जाएगा 1.1 वोल्ट प्लस के साथ। प्लस का मतलब यू आर गेटिंग द वोल्टेज। अब मैं आपका इंतजार जरा खत्म कर दूं, मैं आपको पढ़ाने लगा हूं फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या? पहले तो आपको फिर बता दूं, ये ग्लास की ट्यूब है, इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बच्चों भरते हैं। कौन सा? पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कुछ भी होता है। अब क्या करते हैं, इसमें जेल बनाती है इन दोनों की और इसमें भर देते हैं और ग्लास में भर देते हैं। अब बच्चों पढ़ाने लगा हूं साल्ट ब्रिज का फंक्शन, ध्यान से सुनना। पहला फंक्शन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आयंस। ये दोनों साइडों को न्यूट्रल करके रखता है। आप लोग परेशान हो रहे होंगे सर ये क्या दरमियान में बला लगा दी है? ये दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल करके रखता है। इसकी साइंस को समझते हैं बच्चों। ये प्लेट जिंक आयन देती जा रही है, इलेक्ट्रॉन निकालती जा रही है। इस साइड पे ज्यादा क्या हो जाएंगे? जिंक आयंस, और सल्फेट आयन यहां पे कम हो जाएंगे। अच्छा, यहां पे कॉपर इस पे डिपॉजिट होता जा रहा है, यहां पे कौन से आयन कम हो जाएंगे? कॉपर आयन, और यहां बढ़ क्या जाएंगे? सल्फेट आयंस। बच्चों ध्यान से सुन लें, अगर एक साइड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाए और एक साइड पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाए तो यह सेल कसम खा लेगा कि इलेक्ट्रॉन को सर्किट में से गुजरने नहीं देगा। तो फायदा क्या है इस सेल का कि हम इलेक्ट्रॉन को सर्किट में से ही ना गुजार पाए, ये तो किसी काम का ना हो। सो व्हाट वी डू, हम बीच में लगाते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में दो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। आप खुद सोचें इस साइड पे किस चीज की ज्यादती है? जिंक आयंस की। और इस साइड पे किस चीज की ज्यादती है? सल्फेट आयन की। इस साइड पे है बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पे है बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयंस यहां आ जाएं और इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयंस यहां आ जाएं, भाई बच्चों पॉजिटिव यहां आ जाए तो नेगेटिव खत्म हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव यहां आ जाए तो पॉजिटिव खत्म हो जाएंगे। दोनों साइडें क्या हो जाएंगी? न्यूट्रल हो जाएंगी, और करंट फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर से फ्लो होते रहेंगे। इस बात को बुक ने नहीं बताया। बुक ये कहती है कि ये नेगेटिव आयंस को यहां से निकालता है, यहां भेज देता है, क्योंकि इस साइड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है और इस साइड पे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो अगर इधर पॉजिटिव हो गया इधर नेगेटिव भेज दो, इधर नेगेटिव हो गया इधर पॉजिटिव भेज दो, दोनों साइडें न्यूट्रल हो जाएंगी। बुक ने ये नहीं बताया कि ये काम करते क्यों है। अगर हम ये नहीं लगाते, इफ नो साल्ट ब्रिज इज यूज्ड, तो बच्चों अगर ये साइड बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, ये साइड बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, आप मुझे बताएं क्या पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगी? क्या नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेगी? तो मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन बेचारे क्या करेंगे? वो तो ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, क्योंकि इधर आएंगे तो रिपेल हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दरमियान में फंस जाएंगे और एक करंट बाहर के सर्किट में से पास नहीं होता। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा है, इफ नो साल्ट ब्रिज इज यूज्ड वोल्टेज विल ड्रॉप टू जीरो। ये काफी बोर्ड्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर हम साल्ट ब्रिज इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा? वोल्टेज जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट बच्चों बाहर से भागेगा ही नहीं,
सेल की इस साइड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव, सेल की इस साइड पे बहुत ज्यादा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन तो फिर बाहर से गुजरेंगे ही नहीं, ये साइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, ये साइड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। तो फायदा क्या है इस सेल को पढ़ने का? अगर साल्ट ब्रिज इस्तेमाल नहीं करेंगे वोल्टेज जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है ये सेल्स को क्या करती है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करती है। इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आयंस। सेल की इस साइड पे नेगेटिव आयन भेज देती है, सेल की इस साइड पे पॉजिटिव आयन भेज देती है, दोनों को न्यूट्रल कर देती है। इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में से गुजरते रहते हैं और इट प्रिवेंट द लिक्विड लिक्विड इंटरमिक्सिंग। ये इनको आपस में इंटरमिक्स होने से बचाती है। मेरी बात सुने, अगर एक बंदा ये कि सारा साल्ट ब्रिज ना लगाएं और इन दोनों को पकड़ के एक ही सोल्यूशन में डाल दें, तो मुझे बताएं आयंस तो नीचे नीचे डिफ्यूज होते रहेंगे। अगर आयंस नीचे डिफ्यूज होंगे ना, तो फिजिक्स में एक टर्म पढ़ाते हैं पोटेंशियल बैरियर, वो पैदा हो जाएगा और वो पैदा होने से फिर भी करंट बाहर से नहीं गुजरेगा। आपके सेल पढ़ने का मकसद क्या है? करंट को एक्सटर्नल सर्किट में से गुजारना, ये है आपका मकसद स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें सेल रिएक्शंस को अलग अलग रखना पड़ता है और वो अलग अलग रख के इंटरमिक्स होने से बचाने के लिए हम बीच में क्या इस्तेमाल करते हैं? साल्ट ब्रिज। और ये एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है, कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड कर रहा है, हाईली कंडक्टिंग पाथ। देखो इलेक्ट्रॉन किधर किधर से गुजर रहे हैं? इधर से इधर। आयंस किधर गुजर रहे हैं? इधर से इधर। तो इलेक्ट्रॉन बारो बारो हो गए और आयंस यहां से हो गए, तो मौज लग गई सेल की। ये सेल तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों बाहर से रुक जाए, सेल का कोई फायदा नहीं। अगर आयंस का डिफ्यूज होना यहां से बंद हो जाए, तो सेल का कोई फायदा नहीं। यह कंडक्शन दो तरीके से होती है, एक बाहर के तरीके से और एक अंदर के तरीके से। बाहर के तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के जरिए, अंदर के तरीके आयंस के जरिए। और ये लिक्विड लिक्विड का प्रिवेंट करता है जंक्शन। अगर ये दोनों पकड़ के एक ही सॉल्यूशन में डाल दे, तो मैंने फिजिक्स की टर्म पढ़ाई है पोटेंशियल बैरियर, वो पैदा हो जाएगा। अगर वो पैदा हो गया, देन स्टूडेंट्स नो डाउट दिस सेल विल नो लॉन्गर फंक्शन। तो ये है साल्ट ब्रिज के फंक्शन। काफी दफा बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आए हैं, साल्ट ब्रिज के फंक्शन तहरीर करें। इसमें से मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी शेयर किया। सेल की वोल्टेज का एमसीक्यू भी आते हैं, सेल की कलेक्शन, सेल की ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव ताकत जिसे कहते हैं सेल वोल्टेज, ये कैसे निकालते हैं? सेल की वोल्टेज प्लस में हो, बताया था सेल क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। सेल क्या होगा? फिजिबल, कारामद, आपको बिजली बना के देगा। आखिरी बात लेक्चर की, रिवर्सिबिलिटी ऑफ वोल्टाइक सेल। अगर इस सेल को पकड़ के रिवर्स कर दें, क्या होगा? रिवर्स कैसे करेंगे? यहां वोल्टमीटर लगाया था, यहां बिजली का सोर्स लगाएंगे, तो जिंक एनोड का काम कर रहा था, तो फिर अब दोबारा किसका काम करेगा? कैथोड का। और कॉपर यहां कैथोड का काम करेगा, रिवर्सिबिलिटी में कॉपर एनोड का काम करेगा। यानी सेल के रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स कैसे होंगे? इस इक्वेशन को उल्टा के लिखो, इस इक्वेशन को भी उल्टा के लिखो। अगर आप इसे उल्टा के लिखेंगे, जिंक पे क्या होगी? रिडक्शन, और कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, जो इसका ऑक्सीडेशन है वो इसका रिडक्शन हो जाएगा विद माइनस साइन, और जो इसका रिडक्शन है वो माइनस के साथ क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और सेल का वोल्टेज तुम्हारे पास माइनस में निकलेगा। मैंने बार बार बोला था आपको लेक्चर में, सेल का वोल्टेज प्लस में आए स्पॉन्टेनियस, सेल का वोल्टेज माइनस में आए नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस सेल इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, स्पॉन्टेनियस सेल्स आर गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। तो इसकी हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? दो इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दें, क्या बचा? जिंक एक्वस, कॉपर सॉलिड, तो कॉपर एक्वस और जिंक सॉलिड, ये आपके पास बचा। सेल की वोल्टेज बच्चों किस में आ रही है? माइनस में आ रही है। ये किस चीज की निशानी है? कि आपका सेल गैल्वेनिक नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये गैल्वेनिक सेल नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक का रिवर्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक का रिवर्स गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। जिसमें बिजली हासिल करनी है, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। जिस तरह घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो शीबा बैटरी सेल, जिंक अल्कलाइन सेल, ये तमाम इसी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं।
और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिस तरह सोडियम मेटल हासिल करते हैं, कास्टिक सोडा हासिल करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बच्चों साल्ट ब्रिज का फंक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए कि सेल की इस साइड पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं पैदा होने देना और सेल की इस साइड पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं पैदा होने देना। यहां पॉजिटिव पैदा हो तो यहां नेगेटिव भेज दें, यहां नेगेटिव पैदा हो तो यहां पॉजिटिव भेज दें। आयंस को डिफ्यूज करें, तो मैंने यह खास वर्ड लिखा, आयंस की डिफ्यूजन यहां से यहां, इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन यहां से यहां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। इसके सेल रिएक्शन, एनोड, कैथोड, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल वोल्टेज, फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी मेंशन करेंगे। डायग्राम का भी प्रॉपर आपको एक नंबर होगा। एंड आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और इसकी प्रॉपर वर्किंग अंडरस्टैंड होगी। थैंक यू।